हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सब लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सेट 9 है, यानी इसके पहले 8 वीडियोस इस सेट में ऑलरेडी आ चुके हैं और उनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि क्यूब्स हो गए और भी जो ट्रिक्स होती हैं सीसैट में जो काम आती हैं, उनके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बना दी जा चुकी हैं और हमारे चैनल पे सीसैट 2020 नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर में ये सारी की सारी वीडियो ऐड कर दी गई हैं। दोस्तों, ये क्रैश कोर्स मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्री है। आपको बिल्कुल भी पैसे इसमें खर्च नहीं करने हैं, सिर्फ आपको इन वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। एंड ट्रस्ट मी, आपको सीसैट को लेके प्रीलिम्स में बिल्कुल भी टेंशन लेने की, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं आएगी। ठीक है, हमेशा की तरह ये वीडियो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, ताकि कोई भी मीडियम से छात्र तैयारी कर रहे हो उनको कोई परेशानी ना आए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, चोमू और चिंटू क्रमशः 2 दिन और हर 3 दिन के अंतराल के बाद तैरने जाते हैं। ठीक है, दो दोस्त हैं, एक है अपना चोमू, दूसरा है चिंटू। ये दोनों क्रमशः, यानी कि चोमू 2 दिन के बाद जाता है और चिंटू हर 3 दिन के बाद जाता है। क्या करने जाते हैं? तैरने जाते हैं। चलो आगे क्या कह रहे हैं, यदि 1 जनवरी को दोनों एक साथ तैरने गए थे तो वो अगले साथ कब जाएंगे? किस तारीख को वो अगली बार साथ जाएंगे? अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को यहीं पे रोक के एक बारी फिर से पढ़ लें, ठीक है, वरना फिर आपको सोल्यूशन भी समझ नहीं आएगा। अब ताकि किसी को परेशानी ना हो, ये क्वेश्चन मैं एक बार इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूं। चोमू एंड चिंटू गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स चोमू हर 2 दिन के बाद जाता है एंड चिंटू गोज आफ्टर एवरी 3 days. If on the 1st of January both of them went for a swim together, when will they go together next? 1 जनवरी को वो दोनों साथ गए थे, अब अगली बार वो साथ कब जाएंगे अगर वो इस तरीके से पैटर्न मेंटेन करके चलते हैं तो। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज इसको एक बार पीछे जाके वापस देख लीजिए, क्योंकि सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा, जो ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। चलो, हमेशा की तरह क्वेश्चन एकदम बेसिक से लेके चलूंगा ताकि सबको क्लियर हो जाए। ऑलराइट, अब ये दोनों दोस्त हैं, साथ में जाते हैं। एक है अपना चोमू एंड सेकंड वन मैं अलग कलर से कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दूसरा है चिंटू। ठीक है, अब 1 तारीख को हमें बताया गया है कि ये लोग साथ में तैरने गए। जनवरी हो फरवरी हो, नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, 1 तारीख को वो जाते हैं। अब इनके सामने मैंने टेबल बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सेकंड हो गई, 3rd, 6th एंड 7th। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें बताया है चोमू हर दूसरे दिन तैरने जाता है और चिंटू हर तीसरे दिन तैरने जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए चोमू कब कब जाएगा ये देखते हैं। इस टेबल में उसको एंटर करते हैं। चोमू देखिए सबसे पहले गया 1st को, अब 2 दिन बाद कब जाएगा? 3rd को, फिर 2 दिन बाद कब जाएगा? 5th को, फिर 2 दिन बाद कब जाएगा? 7th को। ठीक इसी प्रकार से चिंटू हर 3 दिन बाद जाता है। पहली बार वो गया 1st को, तो अब अगली बार कब जाएगा? 3 दिन बाद, यानी कि 4th को। उसके बाद कब जाएगा? फिर से 3 दिन बाद, यानी कि 7th को। तो 7th ऐसी तारीख है जब ये दोनों फिर से एक साथ तैरने जाएंगे। क्लियर है? तो जो आंसर होगा यहाँ पे 7th होगा। अब महीना मेरे ख्याल से जनवरी है, तो आंसर हो जाएगा 7 जनवरी। अब यहाँ पे तो देखो आपने टेबल बना के चेक कर लिया, मैंने आपको समझाने के लिए खैर यहाँ पे बनाई है। ये सारी चीजें आपको मेंटली करनी है। बट अगर ये बोलते कि मान लो चोमू हर 25वें दिन जाता या चिंटू हर 50वें दिन जाता, तो जाहिर सी बात है ये मैनुअली एक एक करके आप काउंट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पेपर निकल जाएगा हाथ से। ये क्वेश्चन है बेसिकली एलसीएम के ऊपर। ठीक है, एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। किन्हीं भी 2 नंबर्स के लिए, मान लीजिए ए और बी, इनके लिए एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो जैसे मान लो 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल है, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये 2 और 4 इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के ऊपर ही ये सवाल है और ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। इस पे काफी बार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब एलसीएम के हिसाब से देखते हैं। ये टेबल वेबल हमें नहीं बनानी है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं करना है। हमें पता है कि चोमू हर 2 दिन पे जाता है
और चिंटू हर 3 दिन पे जाता है। तो दोनों साथ कब जाएंगे, इनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपको सिर्फ निकाल देना है। तो 2 और 3 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 6, है ना। 2 3 का कैसे होगा, 6। अब देखो एलसीएम में निकालना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं सीसैट की, ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए और तमाम वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं और सिंपल कंसेप्ट है, इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर कुछ आती है दिक्कत तो प्लीज बताना हमें कमेंट सेक्शन में, आई विल पर्सनली लुक इनटू इट। ऑलराइट, तो 2 और 3 का हमने सीधा एलसीएम निकाल लिया 6, यानी कि चोमू और चिंटू हर 6वें दिन एवरी 6th डे साथ में स्विमिंग करने जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार कब गए थे, 1 तारीख को, उसके बाद कब जाएंगे, नेक्स्ट डेट क्या होगी 7th, फिर कब होगी 13, फिर 13 में 6 जोड़ो 19 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इन डेट्स पे वो लोग या फिर 6 दिन के गैप के बाद वो लोग एक साथ स्विमिंग करने जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं हुआ है तो आप प्लीज यहीं पे पॉज करिए वीडियो, पीछे जाइए और इसको देख लीजिए। बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसमें जो एलसीएम का कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड लाइट पे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे एक कोई रेड लाइट है वो हर 20 सेकंड के बाद ब्लिंक करती है, दूसरी रेड लाइट है वो 30 सेकंड के बाद ब्लिंक करेगी, तो अगली बार वो एक साथ कब ब्लिंक करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एलसीएम पे बनते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, इससे बचने की कोशिश मत करो, समझ लो अच्छे तरीके से। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब इसका सही जवाब हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि सही जवाब मार्क नहीं किया तो पूरी मेहनत का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे 1 जनवरी दिया हुआ था जब वो लोग पहली बार साथ गए थे। हमने देखा एलसीएम निकाल के कि हर 6 दिन पे ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो एक में आप 6 जोड़ेंगे यानी कि 7 जनवरी को वो लोग अगली बार साथ में स्विमिंग करने जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर है, सही जवाब है 7 जनवरी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल चोमू, पिंटू और चिंटू की कहानी के ऊपर है। लंबा चौड़ा देखने में लग रहा है लेकिन सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सवाल आपको समझ में आने चाहिए। इस तरीके के सवाल सीसैट में पूछे गए हैं, 2019 का एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। चोमू, पिंटू और चिंटू 1000 मीटर की दौड़ में 3 प्रतियोगी हैं, तो रेस कर रहे हैं ये लोग। ठीक है भाई, खाली टाइम है, कोरोना वायरस का वक्त चल रहा है, रेस करो। मान लें कि सभी अलग अलग समान गति से साथ चलते हैं। ठीक है, सबकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, समान गति से वो लोग साथ चलते हैं, यानी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रहेगा ये। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड का है। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स याद रखो। अब चोमू पिंटू को 40 मीटर की शुरुआत दे देता है। चोमू पिंटू को 40 मीटर की शुरुआत देता है। देखो ध्यान से पढ़ो, सवाल मुश्किल बनाने का तरीका ही यही है कि उसकी जो भाषा है उसको घुमा फिरा के दे दो। ठीक है, तो चोमू कॉमा पिंटू को 40 मीटर की शुरुआत देता है, यानी चोमू एक जगह खड़ा रहता है अपनी शेखी में हीरो बन के और पिंटू को बोलता है कि जा भाई तू पहले 40 मीटर तक आगे भाग ले। ठीक है, उसके बाद मैं भागना शुरू करूंगा। जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, मान लो ये चिंटू है, ठीक है, एंड चोमू यहीं पे खड़ा रहता है, तो वो इसको बोलता है कि भाई आप 40 मीटर पहले भाग लो, उसके बाद मैं जो है अपनी रेस स्टार्ट करूंगा। इस बात का ये मतलब है। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है वापस पॉज करके देख लो। और आगे क्या है, चोमू चिंटू को 64 मीटर की शुरुआत देता है। तो भाई चोमू पूरा ही चौड़ा हो गया एकदम, वो एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। चोमू कह रहा है चिंटू को मैं 40 मीटर की दूंगा और जो तीसरा बंदा है कौन, पिंटू, इसको मैं 64 मीटर्स का हेड स्टार्ट दूंगा, यानी कि मैं खड़ा रहूंगा, जब ये 64 मीटर्स पे पहुंच जाएगा तब मैं भागना शुरू करूंगा। क्लियर है। सवाल कह रहा है पिंटू और चिंटू को अगर 1000 मीटर की दौड़ में प्रतिस्पर्धा करनी है, यानी कंपीट करना है एक दूसरे के साथ, तो पिंटू चिंटू को कितने मीटर की शुरुआत देगा। थोड़ा सा घुमाया हुआ है बट है बड़ा सिंपल सवाल, इसको एक बार और पढ़ लो। आंसर ऑप्शंस है 20, 25, 30, 35, ये सारे मीटर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि वही यूनिट चल रही है। अब मैं ये सवाल एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं ताकि किसी को समझने में प्रॉब्लम ना आए लैंग्वेज की वजह से। सो द क्वेश्चन सेज चोमू, पिंटू एंड चिट्टू, they are 3 contestants in a race of 1000 meters. So there is a 1000 meter race in which 3 people are participating, Chomu, Pintu and Chintu. Assume that all run with different uniform speeds. They have uniform speeds but they are different. Chomu gives Pintu a head start of 40 meter and Chomu gives Chintu a head start of 64 meters. तो Chomu Pintu को 40 meters का head start देता है
एंड चिंटू को 64 मीटर्स का हेड स्टार्ट देता है. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग इफ पिंटू एंड चिंटू were to compete in a race of 1000 meter. So what they are saying is earlier there were 3 people who were participating in this race of 1000 meter. Now they are saying the conditions of the race when 3 people are participating now have to be duplicated when 2 people are participating. Who are those 2 people? Pintu and Chintu only. Chomo is no more part of the race. Alright. So how many meters start will Pintu give to Chintu? ठीक है. तो बेसिकली ये जो सवाल है यहां पे मैं आपको बता दूं एक ऐसे कंसेप्ट पे बेस्ड है जो कंसेप्ट हर चीज में लगता है. इट परवेड्स थ्रू एवरी कंसेप्ट इन क्वांटिटेटिव सेक्शन और वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है. चाहे परसेंटेज उठा लो आप, स्पीड टाइम डिस्टेंस उठा लो, कोई भी टॉपिक हो उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर चीज में अप्लाई किया जा सकता है. अब इस सवाल में हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं. बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है, मजा आ जाएगा. अब चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो चलो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. देखो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा एकदम ताकि सबको समझ में आए. कुछ लोगों को जरूर हो सकता है ये थोड़ा स्लो लगे या फिर अननेसेसरीली थोड़ा लेंदी लगे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको 1.5x या फिर 2x जो भी आपको सूट करता है उस हिसाब से आप इसको इंक्रीज करके वीडियो की स्पीड देख सकते हैं. ठीक है. तो देखो 3 लोग हैं हमें क्वेश्चन में बताया, चोमू, पिंटू एंड चिंटू. ये लोग एक रेस में हिस्सा लेते हैं. मान लो वो रेस है ए और बी के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में. तो ए और बी कितना हो गया इसका डिस्टेंस 1000 मीटर. ये हमें सवाल में दिया हुआ है. सवाल में क्या और दिया है कि चोमू थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है, वैसे नाम से लगता नहीं है बट फिर भी वो थोड़ा कॉन्फिडेंट है और वो कहता है पिंटू से कि तुम लोग भागना शुरू करो, मैं यहीं पे खड़ा हूं. कब तक खड़ा रहूंगा? जब तक पिंटू 40 मीटर की डिस्टेंस पे नहीं पहुंच जाता. लेट दिस पॉइंट बी सी एंड चिंटू रिस्पेक्टिवली 64 मीटर की डिस्टेंस पे नहीं पहुंच जाता. लेट द पॉइंट बी डी. तो ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 40 मीटर्स. ऑलराइट. एंड सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 24 मीटर्स. कैसे आया 24? ये पूरा का पूरा यहां से लेके 64 है. ठीक है. तो उसमें से आपने ये 40 माइनस किया तो 24 मीटर्स. क्लियर है यहां तक? तो ये डेटा हमें सवाल में दिया हुआ है. अब हमसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है. वो क्या है कि जब पिंटू और चिंटू 1000 मीटर की रेस दौड़ेंगे तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा या फिर पिंटू को चिंटू को कितनी लीड देनी होगी व्हेन ओनली पिंटू एंड चिंटू विल बी पार्ट ऑफ द रेस. ठीक है. अब ये सवाल जो हम सॉल्व करेंगे उसमें कंसेप्ट लगेगा सिंपल रेशियो का. ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी कंसेप्ट है. मैं आपसे अगेन कह रहा हूं इसको प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करो. हर सवाल में मदद मिलेगी आपको, चाहे परसेंटेज का हो, प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाटएवर. ठीक है. तो यहाँ पे कैसे काम में आएगा, कैसे अप्लाई करेंगे इसको देखते हैं. अब यहाँ पे कितनी लीड देनी है पिंटू को, किसको देनी है? चिंटू को. ठीक है. ये हमें पता लगाना है. तो सिंपल हम क्या करेंगे, सी और डी के बीच में हमें डिस्टेंस पता है 24. तो जब ये लोग भागेंगे 1000 मीटर की रेस स्टार्टिंग से तो फिर ये कितनी हो जाएगी वो कैसे पता चलेगा? रेशियो से. कैसे आएगा रेशियो? अब इस रेस के अंदर में ए से लेके बी के अंदर में सी और डी पॉइंट से पिंटू और चिंटू की रेस स्टार्ट होती है मान लेते हैं. तो ये रेस कितनी लंबी हो जाएगी? सी बी के बराबर. अब सी बी कितना होगा? ए और बी हमें पता है कितना है, उसमें से हम ए और सी माइनस कर देंगे. ए बी की डिस्टेंस हमको मालूम है, ए सी की डिस्टेंस मालूम है, तो सी बी हमें निकल के आ जाएगा. ए बी इज 1000 माइनस ए सी इज 40. तो ये कितना हो जाएगा 960. ठीक है. तो सी से लेके बी पॉइंट तक की डिस्टेंस हो गई 960 मीटर्स. ठीक है. अब इस डिस्टेंस के अंदर में रेशियो क्या है, मतलब इनका जो आपस में डिस्टेंस है, जो हेड स्टार्ट हमें पता लगाना है वो कितना है 24 मीटर. तो 24 अपॉन 960 इंटू 1000 विल सिंपली गिव यू दी आंसर. ठीक है. ये क्यों किया हमने? जब उनकी डिस्टेंस रेस का 960 है तब उनके बीच में हेड स्टार्ट 24 है. तो जब 1000 मीटर होगा, जब वो सिर्फ वो दोनों रेस में भाग रहे होंगे तब कितना होगा 24 अपॉन 960 इंटू 1000. सिंपल यूनिटरी मेथड और रेशियो. क्लियर है? अगर नहीं है तो प्लीज एक बार वापस पॉज करके देख लो. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज है बट काम आती है काफी जगह. अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 24 अपॉन 960 इंटू 1000. तो दिस इज 4 टाइम्स एंड 25. देखो सॉल्व करना आपको आना चाहिए, कैसे जल्दी से जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाओ. ये जितनी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन की उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. तो इस सवाल की जहां तक बात है आंसर है 25 मीटर, यानी कि
जब पिंटू और चिंटू जब ये लोग रेस लड़ेंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो हेड स्टार्ट पिंटू को चिंटू को देना पड़ेगा एज पर द डेटा गिवन इन दिस क्वेश्चन, वो कितना होगा 25 मीटर। क्लियर है? तो नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन एंड मार्क द आंसर। सही आंसर मार्क करना क्वेश्चन सॉल्व करने आने से भी ज्यादा जरूरी है। आंसर ही नहीं मार्क करोगे तो फिर फायदा क्या है। तो जहां तक इस सवाल का सवाल है, इसका जवाब है 25 मीटर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। एंड रेशियो, आई अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्टडी द बेसिक्स ऑफ रेशियो। ये हर चीज में आपको काम आएंगे, चाहे कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाए सीसैट में। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल, चमन का जन्मदिन उसके माता पिता की शादी के 4 साल बाद हुआ था। सॉरी, जन्मदिन नहीं, जन्म। चमन वॉज बॉर्न आफ्टर 4 years। ठीक है, शादी के बाद। उनकी माँ उनके पिता से 3 साल छोटी हैं और चमन से 24 साल बड़ी हैं, जो 13 साल का है। चमन के पिता की शादी कितनी उम्र में हुई थी, ये हमें बताना है। तो सिंपल सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि भाषा थोड़ी सी घुमा के दी हुई है। 4 ऑप्शंस हैं, 22, 23, 24, 25 वर्ष। हमें बताना है कि चमन के पिता की शादी के टाइम पे कितनी एज थी, कितनी उम्र थी। मैं एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं सो दैट नोबडी हैज एनी इशू एज फार एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज कंसर्न्ड। नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, चमन वाज बोर्न 4 years after her parents' marriage. His mother is 3 years younger than his father and 24 years older than Chaman himself. And Chaman is 13 years old now. At what age did Chaman's father get married? So there are 4 options. You have to pick the right option. Simple सवाल है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसको फटाफट देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब इस सवाल को कैसे करना है वो देखते हैं। ये जो डायग्राम बनाया है मैंने आपके समझने के लिए बनाया है। इसको एग्जाम में प्लीज मत बना लेना, वरना फिर प्रॉब्लम होगी आपको। 2-4 सवाल ऐसे ही गायब हो जाएंगे जो आप कर सकते थे। एज से रिलेटेड सवाल जो होते हैं कभी कभी काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं लोगों को, उनके समझने के लिए ही मैंने यहाँ पे डिटेल में बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल में हमें क्या क्या दिया हुआ है। ये चोमू के पापा हैं, ये चोमू की मम्मी है। कलर कोडिंग भी कर दी है ताकि किसी को कंफ्यूजन ना आए। मान लेते हैं ये जो भी ईयर है, इस साल उनकी शादी होती है। ठीक है, इसके 4 साल बाद चोमू इज बोर्न। ठीक है, तो 4th year आफ्टर द मैरिज, तो यहां से यहां तक का गैप कितना हो जाएगा 4 years का। क्लियर है यहां तक? अब 4थे साल बाद उनका बेबी होता है और बेबी की, मान लो ये आज का दौर है और साल चल रहा है 2020 जिसमें कोरोना वायरस आया था, ऐसे लोग याद रखेंगे इसे। तो आज के टाइम पे चोमू की एज यानी चोमूज करंट एज, करंटली चोमू की जो उम्र है 2020 में वो कितनी है 13 साल। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। इसके साथ और क्या डेटा दिया हुआ है कि चोमू के पापा और चोमू की जो मम्मी है उनके बीच में भी डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है 3 साल का। चोमू की मम्मी उनके पापा से 3 साल छोटी है। और एक और डेटा दिया हुआ है कि चोमू की मम्मी और चोमू के बीच में 24 साल का गैप है। अब ये जो भी डेटा दिया हुआ है इसके आधार पे हमें बताना है कि जिस साल उनकी शादी हुई थी चोमू के मम्मी पापा की, उस टाइम पे उनके पापा की क्या एज थी। क्लियर है सवाल? क्या पता लगाना है, समझ में आ रहा है? अब चलिए देखते हैं इसको। सिंपल तरीका है, चोमू की करंट एज कितनी है 13 साल। अब चोमू और उनकी मम्मी के बीच में कितना गैप है 24 साल का। तो करंटली चोमू की जो मम्मी है उनकी एज कितनी हो जाएगी 13 + 24। क्लियर है? यहां से चोमू की करंट एज 13 हो गई और उनके बीच में मम्मी और चोमू के बीच में जो एज का गैप है वो है 24 साल। तो मम्मी की जो करंट एज है वो हो जाएगी 13 + 24, दिस इज 37 years। ये क्लियर है? अब यहां से हमें पता चलता है कि चोमू के पापा उनकी मम्मी से 3 साल बड़े हैं। तो चोमू के पापा की करंट एज कितनी हो जाएगी 40 years। ठीक है, तो हमने अज्यूम किया था, मान लीजिए 2020 में चोमू की एज अगर 13 साल है तो 2020 में उनकी मम्मी की एज है 37 years और उनके पापा की एज होगी 40 years। अब हमें बताना है कि जिस साल उनकी शादी हुई थी उनके मम्मी पापा की, उस टाइम पे उनके पापा की क्या उम्र थी। तो पापा की करंट एज हमको मालूम है कितनी है 40 years। अब इसमें आप
माइनस करोगे पीछे जाने के लिए, जाहिर सी बात है। तो कितना माइनस करना है आपको आंसर निकालने के लिए? शादी के टाइम पे उनकी कितनी एज थी ये निकालने के लिए आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? पहले तो जिस टाइम पे चोमू पैदा हुआ है और जो करंट टाइम है उसके बीच में कितना गैप है? 13 ईयर्स। कैसे है? क्योंकि चौथे साल में चोमू पैदा हुआ था और करंटली उसकी एज दी हुई है 13 साल। तो ये गैप कितना होगा यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 13। तो इसमें आप -13 करोगे और उसके पहले 4 और माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि शादी के 4 साल बाद चोमू बॉर्न हुआ था, है कि नहीं? तो 40 - 13 - 4, तो दिस विल गिव यू 40 - 17 विच इज 23 ईयर्स। यानी जिस साल चोमू के मम्मी पापा की शादी हुई है उस टाइम पे, उस वक्त पे, उस साल में चोमू के पापा की एज है 23 साल। समझ में आ रहा है? सिंपल सी चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। एज रिलेटेड में जब ये टाइम का आगे पीछे करना होता है तो कई बार हमें प्लस माइनस में गलती होती है। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से समझ लो। अब इसके बाद फटाफट आंसर मार्क करते हैं। इसका आंसर मार्क किए बिना कहानी पूरी नहीं होती है कभी भी। तो चमन का जन्म सॉरी चमन था, मैं चोमो चोमो कर रहा था, सॉरी फॉर दैट। चमन का जन्म उसके माता पिता के शादी के 4 साल बाद हुआ था और उनकी माता पिता के 3 साल का डिफरेंस उनकी माता और पिता में था। और चमन से 24 साल बड़ी थी उनकी माँ, और जो अभी 13 साल का था। तो 2020 में हमने मान के चल रहे हैं कि वो 13 साल का हो चुका है। तो 2020 के अंदर में चमन की एज कितनी निकल के आई थी अपनी? 13। उसकी जो मम्मी है, क्योंकि वो उनसे 24 साल बड़ी हैं, तो उनकी एज निकल के आएगी 37। और जो उनके पापा हैं वो उनसे 3 साल और बड़े हैं, तो उनकी एज निकल के आई 40। अब शादी के टाइम पे उनकी एज निकालने के लिए हम इस पे माइनस पीछे जाएंगे, तो माइनस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले माइनस करेंगे चमन की एज 13 साल और उसमें 4 साल और जब चमन का जन्म हुआ था। तो इसलिए 40 - 13 - ये कितना हुआ? 17 एंड दिस इज 23। तो 23 ईयर्स जो है इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीसैट में पूछा गया सवाल है। तो इस तरीके के सवाल आप आने वाले एग्जाम्स में भी एक्सपेक्ट करके चलें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल है, चोमू के पास विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए पैसे थे। तो 8 उसको मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए जितने भी पैसे लगते हैं उतने पैसे उसके पास थे। जब वो दुकान पे गया तो क्या हुआ? लेकिन दुकानदार ने उसे विशेष हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट दी, उसको डिस्काउंट मिल गया। चोमू उसके पास मौजूद राशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सकता था। अब तो चोमू लेने गया था 8, उसको मिल गए 10। दुकानदार ने चोमू को कितनी छूट दी? तो कितना डिस्काउंट दिया है वो हमें बताना है, और किस टर्म्स में बताना है? परसेंटेज के टर्म्स में बताना है। ये आपके ऑप्शन है 15, 20, 25 या फिर 30% का डिस्काउंट मिला। मैं एक बार ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूं ताकि किसी को समझने में कोई भी इशू ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो सवाल है, चोमू हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट्स ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी, but the retailer offered very good discount on that particular handset. What was that discount? Chomu could now buy 10 mobile handsets instead of 8 from the same amount which he was carrying. What was the discount the retailer offered? Options 15, 20, 25 and 30%. सिंपल सवाल है। डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, वो सब कुछ इसमें सारे फंडे लगेंगे। लेकिन नॉर्मली जो तरीका होता है, आप इसमें एक्स मान के चलोगे, फिर सबकी हैंडसेट की कॉस्ट निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन बनाओगे, वगैरह वगैरह। इसमें लग जाएगा बहुत सारा टाइम। वो टाइम बचाना है हमें। ठीक है, ये 10th का बोर्ड एग्जाम नहीं है जो हमें स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। स्टेप्स के नंबर यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेंगे, सीधा आंसर बताना है। तो जितनी जल्दी आंसर निकला है उतना अच्छा है। अब चलो देखते हैं इसका फटाफट कैसे आंसर निकालना है। तो अब चलिए देखते हैं, बिना किसी लंबे चौड़े इक्वेशन को बनाए या फिर सॉल्व किए हम कैसे सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। इक्वेशन बनाना देखो बड़ा आसान है, एक्स मान लो, 100 मान लो, फलाना ढिमाका, लेकिन उसमें टाइम जो है आपका बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इसलिए जहां जहां बच सको इक्वेशन से हमेशा बचो। 8 मोबाइल फोन वो बंदा लेने गया था, यानी उसके पास जो पैसे थे वो 8 मोबाइल फोन खरीदने भर थे। लेकिन जब वो दुकान पे गया तो उसको सरप्राइज मिला। उसको क्या मिला? डिस्काउंट। ठीक है, उस डिस्काउंट की वजह से अब वो उतने ही पैसों में 10 मोबाइल फोन लेके आ गया। अब देखो 8 के तो पैसे थे ही उसके पास, जो उसको डिस्काउंट मिला उसकी वजह से क्या हुआ? एक तरीके से उसको 2 मोबाइल फोन फ्री में मिल गए। तो अब डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो हम कैसे निकालेंगे? 2 मोबाइल फोन का उसको डिस्काउंट मिला, कितने पे मिला? 10 पे मिला। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में निकालोगे, 2/10 × 100, सीधा सीधा 20%। 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, इस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको बात समझनी है और गांठ बना के रख लेनी है, जब भी आप डिस्काउंट की या फिर प्रीमियम की बात करोगे, ठीक है,
उसको कैलकुलेट करने का जो बेस होगा, जो आधार होगा, वो होगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखो। ठीक इसी तरीके से जब भी आप प्रॉफिट की बात करोगे या फिर लॉस की बात करोगे, चाहे सीधा सीधा लॉस हो एक्चुअल टर्म्स में या परसेंटेज के टर्म्स में, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसका आधार होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तय करेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना नुकसान हुआ है। सेलिंग प्राइस तय करेगा कि कितना डिस्काउंट मिला है या फिर प्रीमियम चार्ज किया गया है। अब इसी सवाल में इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए, अब उसको डिस्काउंट मिला है तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है ये निकालते हैं। तो अब उसको देखो, 2 मोबाइल फोन्स मिले थे डिस्काउंट में। अब जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस से नहीं बल्कि कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करोगे। ठीक है, लागत कितने की पड़ी उसको? 8 मोबाइल फोन की पड़ी और उसको कितने फ्री में मिले? 2। तो 2/8 इंटू 100 विल गिव यू द प्रॉफिट परसेंटेज। तो जहाँ पे उसको डिस्काउंट मिल रहा था 20% का, वहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो अगर सवाल में आपसे प्रॉफिट पूछा जाएगा तो आंसर होगा 25%, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट पूछा गया है तो योर आंसर इज 20% डिस्काउंट। क्लियर है? इस चीज को समझ लो। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जो बेस है, जिस आधार पे आप किसी चीज को कैलकुलेट करते हो, वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। जब आप डिस्काउंट या प्रीमियम की बात करेंगे वो आपका सेलिंग प्राइस के बेसिस पे होगा। जब आप प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस, आपकी लागत के आधार पे होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नहीं आया है तो एक बार रोक के फिर से देख लो। सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलग अलग क्वेश्चंस में इनका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहां पे बात हो रही है औसत की, एवरेजेस की। 100 छात्रों की औसत है 40 अंक। यह बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक 53 थे जो गलती से 83 पढ़ लिए गए। छात्रों की सही औसत आखिर कितनी है, हमें यह बताना है। सिंपल सा सवाल है। आपके ऑप्शंस हैं 39, 39.7, 40 या फिर 40.3। तो 100 छात्र हैं जिनका एवरेज, उनकी औसत निकाली गई है उनके नंबरों की, जो 40 निकल के आई है। अब एक छात्र का गलती से जो स्कोर 53 था उसको पढ़ लिया गया 83। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि सही औसत आखिर कितनी है। एक बार ये क्वेश्चन मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं ताकि किसी को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। Let me just fix this a little. All right. So the average marks of 100 students are given to be 40. It was found later that marks of one of the students were 53, which were misread as 83. तो actually में उसके 53 थे और हमने गलती से उसको पढ़ लिया 83. ठीक है? The corrected mean marks are which of the following? 39, 39.7, 40 और 40.3. Alright? अब देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम फटाफट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। सवाल में हमें दिया हुआ है कि टोटल छात्र, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। उनका एक एवरेज दिया हुआ है, एक औसत दी हुई है जो कि हमें पता है कि वो गलत है। तो वो कितनी है? 40। इस हिसाब से उनका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा? अब ये याद रखिए टोटल भी इनकरेक्ट है, गलत आएगा, है ना? 4000। तो 40 के हिसाब से अगर औसत है तो 100 लोगों का जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने आ जाएंगे? 4000। अब मान लो लोगों के नंबर हुए होंगे, किसी के 33 होंगे, किसी के 43 होंगे, किसी के 45 होंगे, किसी के 65 होंगे, ऐसे ही एक बच्चे के 53 है। ठीक है, अब गलती क्या हुई? इस 53 को हमने समझ लिया 83, तो टोटल निकालने में हमसे गलती हो गई। अब इस गलती की वजह से जो ये टोटल है 4000 का, उसमें कितने नंबर बढ़ गए? 83 माइनस 53 यानी कि 30। ठीक है, और ये इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 53 से 83 बढ़ा है। अगर ये उल्टा हुआ होता तो हम इसमें ऐड करते, लेकिन ये 53 से 83 हुआ है तो हम इसमें 30 माइनस करेंगे। तो पहले का जो हमारा टोटल आया हुआ है वो है 4000। अब हम निकालेंगे करेक्टेड टोटल। तो करेक्ट टोटल कितना होगा, सही टोटल कितना होगा सारे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स का? 4000 माइनस 30। 30 कहां से आया? यहां से। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 3970। तो जो सही टोटल है सारे मार्क्स का 100 बच्चों के वो है 3970। तो जो सही औसत आएगी वो कितनी आ जाएगी? करेक्ट एवरेज विल बी 3970 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि कितने हैं? 100। तो ये आ जाएगा 39.70।
तो ये जो है आपका एवरेज है जो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने ये जो गलती की थी उसको सुधार दिया है। तो करेक्ट एवरेज है 39.70, 39.70। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का हमें मार्क करना है 39.7 इज द करेक्ट एवरेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंपल सवाल है औसत का, लेकिन आता है इस तरीके का सवाल। सीसैट में भी ये सवाल पूछा गया है, तो इसको आप प्लीज ध्यान में रखो, कंसेप्ट को समझ लो किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपके पास कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन राइट टू अस। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन पे जल्दी से जल्दी अमल करें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियोस को प्लीज शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज में, ताकि इस कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री क्रैश कोर्स का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।